बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। एक अच्छी खबर है कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया है और क्रेडिट रेटिंग के को जो है वो CCC प्लस से माइनस जो है वो B- तक बेहतर करार दे दिया है। हुकूमत इस बेहतरी को अपनी माशी पॉलिसी ख़ास तौर पर निजकारी के आलमी जो है वो अमल को जो है वो नतीजा करार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन और माहिरीन का कहना है कि कौमी इदारों की फ़रोग से वक्ती रिलीफ तो मिल सकता है, मगर ये एक ख़तरनाक पॉलिसी है जो तवील जो है वो जो मुद्दती जो मामलात है उसको नुकसान का बाइस ये निजकारी बन सकती है। क्या फिच की जो रेटिंग है आम आदमी के लिए कोई मायने रखती है और निजकारी का जो वाकई इस्लाहत है उसमें कौमी असासों की नीलामी, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो हम बात करेंगे कि क्या बेहतरी इसमें जो है वो आ सकती है या वाकई ये मसनूई जो इस वक्त स्टेबिलिटी है मईशत की वो करार दी जा रही है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट साहब ने, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, क्योंकि स्टॉक भी इस वक्त जो है वो अप एंड डाउन चल रहा है मुसलसल और मईशत में स्टॉक मार्केट का मामला जो है वो अमल दखल पाया जाता है। उसी पे हम बात कर लेते हैं शहरियार भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। फरमाइएगा कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्तों में स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है और एक तरफ फिच की रिपोर्ट आई है कि मईशत बेहतरी हो रही है, B- की तरफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जा चुकी है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई बेहतरी आ रही है मईशत में पाकिस्तान की? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। अगर आप 8 से 1.5 साल पीछे जाते हैं, जब जून 2024 में पाकिस्तान के ऊपर जो है खतरात मंडला रहे थे डिफॉल्ट होने के, और पाकिस्तान के लिए कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के सारे दरवाजे बंद हो गए थे, कोई लैंडिंग करने के लिए तैयार था। इवन हमारे दोस्त ममालिक चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को साफ इनकार कर लिया था। ऐसे वक्त में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम की तरफ गए, SLA साइन किया और उसके बाद मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई। स्टॉक मार्केट भी अगर बात कर लें तो इंडेक्स 40,000 से बढ़ के आज 1,16,000 की सतह अबूर कर चुका है। और जहां तक फ्रेंच का ताल्लुक है, फ्रेंच ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की है, तो ये उन फैसलों का तसलसल है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत में इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि IMF के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं और बड़ी हद तक गवर्नमेंट को सक्सेस भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ी हद तक इसका सहरा भी जाता है कि उन्होंने कुछ मुश्किल फैसले किए हैं और कुछ दानिशमंदाना फैसले किए हैं, जिसमें हम खास तौर पे हम देखते हैं कि हवाला हंडी के ऊपर कंट्रोल किया, स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल किया। पाकिस्तानी रुपया जो बहुत बेकदर हो रहा था और 340 रुपए तक गिर गया था ओपन मार्केट में एक वक्त में, उसको स्टेबल किया 280 के पास। इन्फ्लेशन आप देखते हैं उसके नंबर काफी नीचे आए हैं, 6 ईयर्स लो के ऊपर इन्फ्लेशन इस पाकिस्तान में आपको नजर आती है, 0.7% के पास आ चुकी है और हमारे रिजर्व कुछ मेंटेन है $10.4 बिलियन के पास। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी हौसला अफजा है, लेकिन दुर्द अमर की है कि हमें मईशत में मुश्किल फैसले करें, इस्लाहात करें और जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है इसको आगे बढ़ाएं। जो ब्लीड कर रहे हैं, कौमी खजाने को लूट रहे हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा रोकें। हुकूमत अपने खराजात के साथ साथ अपनी आमदनी में भी इजाफा करें। अच्छा शहरियार साहब, ये भी फरमा दें, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन का शिकार है इस वक्त, कोई मुस्तहकम और स्टेबिलिटी उसमें भी नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट बेहतर हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान, एक तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान PSX की अगर हम बात करें तो वो भी जो है वो चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिप्टो की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो के आने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो रुझान है उसमें कमी आएगी? देखिए, आपके 2 सवाल आते हैं। पहले तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें, जो रिसेंट उसमें हमने देखा है डाउनफॉल आया है। उसकी बड़ी वजह तो आपके सामने के इंटरनेशनली जो हमें सरप्राइजेस मिल रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ आयद किए गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आने के बाद जो सरप्राइजेस देने का ऐलान किया है और गैर मुस्तकिल मिजाजी उनमें नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा वॉलेटाइल डिसीजन ले रहे हैं, जिसके बाद दुनिया भर की मार्केटों में हमने गिरावट देखी है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं रह सका। मुसलसल उसमें हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जल्दी पुल बैक किया, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है काफी अच्छे प्रॉफिट कर रही है। अगर आप लास्ट ईयर की भी बात कर लें, जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं हमारे पास, तो बैंकिंग स्टॉक की अगर बात कर लें तो उन्होंने 40% डायरेक्ट प्रॉफिट किए हैं। हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट नीचे आया, 22% से 12% के पास आ गया है, जिसके बाद लोकल इंडस्ट्री अब उम्मीद है कि
इससे फायदा उठाएगी, और इसके साथ हमें कार सेल्स के नंबर में भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो यह क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम समझते हैं कि हुकूमत इसको कानूनी तौर पे राइज करती है तो ना सिर्फ अपने रेवेन्यूज इससे हासिल कर सकती है, बल्कि जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि क्रिप्टो में लोग काम कर रहे हैं, और स्कैम का भी उनको सामना करना पड़ा है, फ्रॉड हो रहे हैं। शहरयार ये बताइएगा, पाकिस्तान बहुत देर से नहीं आया क्रिप्टो में, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में जो है वो क्रिप्टो लीगलाइज हो गई है, पाकिस्तान अब क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए पहले पाकिस्तान को जो है वो क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त आलमी दुनिया में क्रिप्टो की मार्केट एक बड़ी मईशत बनती जा रही है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है कि पाकिस्तान बहुत देर से है, ना सिर्फ क्रिप्टो में बल्कि हमने अपनी मईशत में भी इस्लाहात बहुत देर से शुरू किया। हम अपने अगर पड़ोसी ममालिक को देखते हैं तो वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे हैं, एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो हम क्रिप्टो में बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हुकूमत आज से 2 या 3 साल पहले क्रिप्टो मार्केट को लेकर आते, राइज करते, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, तो आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि 10 अरब से ज्यादा की मार्केट है जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, और बहुत पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो वो सारा पैसा लीगल चैनल से आता और हुकूमत के खास तौर पर रेवेन्यू में इंक्रीज होते हैं। और पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, आपने देखा कि जो रिसेंट नंबर है $4.1 मिलियन के, तो अगर क्रिप्टो लीगल होता है तो हमारे पास रेमिटेंसेस भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ठीक, 2 हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है बिजनेस कम्युनिटी से, उनका ताल्लुक है शब्बीर मंशा साहब जो कि पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं और पाक आर्टिफिशियल लेदर इंपोर्टर के एसोसिएशन का हिस्सा भी है, उनको वेलकम करते हैं। जबकि फारूक खग्गर साहब जो कि बिजनेसमैन भी है, उनको भी वेलकम करते हैं। पहले मैं शब्बीर मंशा साहब के पास आऊँगा। शब्बीर मंशा साहब, फरमाइएगा कि जो फिश की रिपोर्ट आई है उसमें रेटिंग में पाकिस्तान को B- करार दिया है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई बेहतरी की तरफ जा रही है या ये मसनूई बेहतरी है, उसके बाद फिर पाकिस्तानी मईशत कोलैप्स कर जाएगी? पहले तो जी कि हम सब पाकिस्तानियों को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी ठंडी हवा की खबर आना, कोई अच्छी ऐसी खबरें जो कि पाकिस्तानी इसका मोरल बेहतर करे, उसमें मामलात में बेहतरी पैदा करे, तो इसमें ये तो हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खुशाइन खबर है। अब कमिंग बैक टू के जी के ये कितनी सस्टेनेबल है या किस तरह से है, ये लॉन्ग टर्म किस तरह से है, यकीनन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो लास्टली हम देख रहे थे जिस वक्त 2022 में और 23 में हालात थे, और उस वक्त 21 के एंड से जब शुरू हुआ था कि जी कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी, बैलेंस हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, और उस वक्त फिर वो कंटिन्यू कर रहा था, तो वो ऐसे टफ हालात थे जिसके अंदर उसको कुछ रेमेडी मेजर्स करे और लेने पड़े, और उसके बाद फिर इवेंचुअली हमें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा इस चीज में बड़ा मुश्किल और अनप्लेजेंट सा लगता है कि जी क्या IMF हमें डिक्टेट कर रहा है। परहैप्स बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि वो अवामी मफादात में नहीं भी होता है, लेकिन चूंकि एक IMF एक डॉक्टर की तरह होती है और वो कहती है कि कौन सी चीज़ आपने खानी है, कौन सी चीज़ ना इस्तेमाल करने से आपकी सेहत में खराबी होगी, तो इस सूरत हाल की वजह से हमें लगा है कि कुछ चीज़ें IMF के स्ट्रिक्ट फॉलो करने की वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन है या ग्राउंड पे इसमें असरात हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। और ख़ासकर जब हम जिस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट एवर था इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इवन, और उसका नीचे आना और उसी के पैरेलल हमारी नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका में और दूसरे ममालिक में उसका डॉलर का प्रेशर होना, ये बहुत ही बेहतर है। और हमें ऐसे लगता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑल्दो काफ़ी कम हुआ है, 12% पे स्टेट बैंक इस वक्त आया है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको मजीद कम होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के फिगर्स और दूसरे फिगर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऑल्दो आम आवाम तक उसके समरात उस तरह से नहीं है कि वो शायद महसूस कर रहे हो कि इन्फ्लेशन या महंगाई में कमी है, लेकिन पहले महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी और अब वो उसके फिगर्स काफ़ी बेहतर हैं, और इन हालात की वजह से हमें ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। लिटिल मोर टू गो, लेकिन हमारी कम से कम डायरेक्शन बेहतर। अच्छा शबीर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे आपने बात की IMF की कि हमें IMF की तरफ जाना पड़ा, और हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि IMF से इस बार जो लिया गया कर्जा है वो आखिरी होगा,
क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये आखिरी दफ़ा IMF की तरफ हम रुजू कर रहे हैं और उसके बाद अगली दफ़ा नहीं किया जाएगा इस तरीके की जो है वो पॉलिसीज़ हुकूमत बना रही है? क्योंकि आप भी इस वक्त जो है वो इकॉनमी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका जो है वो हिस्सा भी है और आप लोग का तजिया जो है वो हुकूमत लेती है और आप लोग की राय भी लेती है, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है वो अगली दफ़ा IMF की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए जी, एक विशफुल थिंकिंग है और अप्रोच उसकी दुरुस्त है, क्योंकि एक तरफ से क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिक्ट मेजर्स करके फिस्कल डिसिप्लिन ला के इंटरेस्ट रेट्स को उस तरह से जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया है, तो इन मामला से और साथ में रेवेन्यू मेजर्स में, जिसमें आपने देखा होगा कि रेवेन्यू मेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है कि स्मगलिंग के अंदर काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है और आर्मी चीफ साहब ने उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स किए, जिसको तमाम लीगल बिजनेस करने वाले उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं मजीद बेहतर होने की जरूरत है और कंसिस्टेंसी की हम हर वक्त डिमांड करते हैं। और जो बड़ा ही सीरियस इशू है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। हमें शायद पॉलिसी 2 साल की, 1 साल की, 4 साल की नहीं चाहिए है। हमारी और हमारी सारी बिजनेस कम्युनिटी की हमेशा से एक डिमांड है और वो बड़ी पुरजोर डिमांड है कि हमें पॉलिसी दे दी जाए, वो हुकूमत से मुंसलिक ना हो, वो पाकिस्तान से मुंसलिक हो और हमें पता हो कि आइंदा 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या करना है। अगर हमारे पे कोई टैक्सेशन आनी है तो हमें उसकी एडवांस प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, इंस्टेड के हमारे को अचानक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है और जैसे बाज़ औक़ात ये कहा जाता है ये वन टाइम की गई है और ये डिफिकल्ट हालात है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ प्लान के साथ होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ग्राउंड पे पब्लिकली इसको बता देना चाहिए और फिर इंसान अपने कारोबार की, अपनी ग्रोथ की, अपनी इंडस्ट्री की पॉलिसीज को उस हिसाब से लेके चलता है। जी, मैं फारूक साहब के पास आऊँगा। फारूक साहब फरमाइएगा कि एक तरफ फिच की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसने जो अपने सरकारी महकमे हैं उसकी निजकारी की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। PIA, सिविल एविएशन और दीगर जो इदारे हैं पाकिस्तान के उसको निजकारी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं ये निजकारी से क्या वाकई खसारा कम होगा या सिर्फ ये वक्ती बंदोबस्त किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? फारूक साहब आपका माइक जो है वो बंद है, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैंने सुना और मेरे ख्याल में निजकारी करनी चाहिए। देखें, जो चीजें हम पिछले बहुत सारे सालों से हम ये उनका लॉस उठा रहे हैं और जबकि आपको पता है कि कंट्री के हालात क्या हैं, तो निजकारी तो होनी चाहिए लेकिन बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए और बड़ी साफ वो होनी चाहिए, साफ सुथरी। ये नहीं कि अरबों रुपए की, ट्रिलियन की चीजें हैं और बेच दी जाएं अरबों में। इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे स्टील मिल का केस हुआ था। तो अगर ये करनी इस तरह साफ और शफाफ हो जाए तो आई थिंक इट्स बेटर। और जैसा कि आपने कहा कि सी में बी में आ गया माइनस में, नो डाउट मुल्क देखे अच्छे हालात की तरफ जा रहा है। जैसे बिजली के रेट कम किए अभी गवर्नमेंट ने। अगेन मैं शबीर भाई को सेकंड करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। 15-20 साल तो मैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर 10 साल की पॉलिसी दे रहे तो ये बिजनेसमैन इस मुल्क को, मैं 100% श्योर हूं कि इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। देखिए, एक बिजनेस कम्युनिटी है जो मुल्क को उठा सकती है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करती है। बाहर से मुल्क में पैसा आता है ना कि जाता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के बाहर बेचते हैं और मुल्क में पैसा लेके आते हैं। तो दिस इज द पॉलिसी। अगर लॉन्ग टर्म टैक्सेशन की और इन चीजों की गवर्नमेंट एक कोई पॉलिसी दे दे बिजनेसमैन को, तो आई एम 100% श्योर कि बहुत जल्द हम इसको ओवरकम कर लेंगे। जी, मैं शबीर साहब के पास दोबारा आऊंगा। शबीर साहब, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। माजी में जो एक्सपीरियंस था हमारा जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से वो अच्छा नहीं रहा। के इलेक्ट्रिक जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद आवाम के लिए वबाले जान बन गई। तो इसी तरीके से जो दीगर पाकिस्तान के इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो वो भी इसी तरीके से जो है वो हो सकते हैं। मुमकिन तौर पे आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए ख़राब साबित हो सकते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक हुआ। यकीनन आपने एक बात की निशानदेही की और जिसके अंदर आप के इलेक्ट्रिक की बात करें, मगर मैं इसको सिर्फ के इलेक्ट्रिक तक महदूद नहीं करूंगा।
एक्चुअली अगर आप इसकी रीजन देखें तो इसके अंदर पॉलिसीज और प्लानिंग का फुकदान है, क्योंकि फोरसाइटनेस नहीं है, पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि के इलेक्ट्रिक को किया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बाद बाकी डिस्कोस को करा जाना था, और डिस्कोस के बाद फिर उसके सर्कुलर डेट का इशू जो आज तक सस्टेन करता है उसको अभी हम तक नहीं कर सके। और फिर उसके बाद हमने बहुत ज्यादा पॉलिसीज के तहत आईपीपीज लगा लिए, और आईपीपीज लगाने के बाद फिर आज भी हम उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जी आईपीपीज हमने लगा लिए हैं और हमारी कैपेसिटी पेमेंट के अंदर हम इतना बड़ा हमारा रेवेन्यू का हमारे को बर्डन आ गया है कि उसके अंदर अभी कमिंग बैक टू जो आपने बात की है इससे मुतालिक कि जी कि आप जो हमें प्राइवेटाइजेशन का इशू है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर टू लिटिल टू लेट। मैं तो शायद इस बारे में, क्योंकि जो फीडबैक हमें आता है पब्लिकली वो ये है कि जी कि हम कुछ पैसे बचाने के लिए बहुत बड़े नुकसान कर देते हैं, तो हमारे को इसको बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करना है, ना कि हमारे को इसको बहुत कदम फूक फूक के। क्योंकि सिंसियर जब इंसान की एफर्ट्स होती हैं, जैसे हमारे अभी कुलीग कह रहे थे कि उसके अंदर जो हमारी पॉलिसीज के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके अंदर शफाफियत होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, मगर ये बहुत तेजी से हो जाना चाहिए, ना कि ये जो है ना अगर जितना स्लो चल रहा है। और आज तक स्टील मिल वाली बात जो कि आज से कोई 15 साल पहले की है, और आज भी हम स्टील मिल के लॉसेस को लेके चल रहे हैं, और उस वक्त स्टील मिल के अगर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती तो जितना हमने पैसे बचाए हैं उससे 10 गुना ज्यादा जो है शायद हमें नुकसान हो चुका है। पीआईए का सिमिलर था, रेलवे का सिमिलर है, दूसरी गवर्नमेंट ये जो हमारे प्राइवेटाइजेशन की है उनके अंदर सिमिलर इश्यूज हैं। तो हमारे को इसमें प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हुकूमत का काम हुकूमत करना है, पॉलिसीज देना है और उसके अंदर अपनी तवज्जो देना है, ना कि हुकूमत का काम कारोबार करना है। कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें ऐसी हों जिसमें हुकूमत या पाकिस्तान के मफादात में उसमें असरात पड़ते हो, तो उसके अलावा बाकी फौरी तौर पे तमाम चीजें आई रिक्वेस्ट कि जी कि इसके अंदर बहुत अर्जेंट और बहुत जरूरी है कि जी प्राइवेटाइजेशन जो कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, और उसके बाद फिर पेंशन का बोझ है, उसके बाद फिर फर्दर इम्प्लीकेशंस हैं, उसको फौरी फैसले होने की जरूरत है। अच्छा, आपने बात की स्टील मिल के हवाले से कि 15 साल जो है वो हो गया, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। पीआईए इदारा खसारे पे जो है वो चल रहा था, इसमें अब पीआईए की रिपोर्ट आ रही है कि अब उस पर बेहतरी आ रही है। तो ये गुमराह करने की हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं ये इदारे कि अब जो है वो बेहतरी आ रही है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। ये क्या मामला है सर? ये किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं? हुकूमत ये कह रही है कि प्राइवेटाइज करो, और जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब कि बेहतरी आ रही है, उसको प्राइवेटाइज ना किया जाए। नहीं जी, ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि प्राइवेटाइज ना किया जाए। जहां तक बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि चूंकि जिस तरह से पीआईए होल्डिंग को सेपरेट कर दिया गया और पीआईए की करंट कंपनी को सेपरेट कर दिया गया, तो जो करंट ईयर के हैं उसमें वो बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन जो उसके पिछले डेट्स हैं वो पिछले सारे के सारे उसके इंटरेस्ट के साथ एब्जॉर्ब करना, तो वो दोनों को अगर एक्यूमुलेट देखा जाए तो वो बात इम्पैक्ट नहीं आती, और इसी की क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है। लेकिन इम्पोर्टेंटली बात यह है कि हम जितने पैसे शायद बचाने के लिए या जितने पैसे उससे ज्यादा सालाना का हम नुकसान कर देते हैं, और हमारे को अपनी हुकूमत जो भी हुकूमत वक्त है उसको मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए। यकीनन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मगर हमारे इसमें बिल्कुल फौरी तौर पे जिस जगह पे कम से कम प्राइवेटाइजेशन हो सकती है उसको तेजी से करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के बाद आप देखें पीटीसीएल में कितनी बेहतरी आई, आप देखें कि बैंकिंग के सेक्टर में कितनी बेहतरी आई है। ये वही बैंक्स हैं जो कि आज नेशनल बैंक को हम 2, 3, 4 साल पहले अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में जिस तरह चल रहा था उसमें वो चैलेंजेस थे, वेयरएज जो इंटरनेशनल बैंक है, जो हमारे पाकिस्तानी प्राइवेटाइज बैंक है, दे हैव ग्रोन अप टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान, और वो उसमें जितना उन्होंने फ्लरिश किया, चाहे वो यूबीएल हो, चाहे वो एचबीएल हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो हमारे, तो हमारी यही गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पे तेज तरीन तरीके पाकिस्तान के मफाद में ट्रांसपेरेंट तरीका यकीनन होना चाहिए, लेकिन तेजी से कर लेना चाहिए। अच्छा शबीर साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टील मिल के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टील मिल में अगर हम देखें तो 15 साल से जो है वो ये चल रहा है कि प्राइवेटाइज किया जाएगा और चीज़ों को प्राइवेटाइज करके बेहतर मुल्क के लिए जो है वो किया जाएगा। मगर स्टील मिल की अगर हम खुसूसी तौर पर बात करें तो दीगर अगर अहवाल से बात करें तो
स्मगलिंग और चोरी की वजह से चीज़ें जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं टैक्स की मद में, और जो है वो चीज़ें नुकसान एक तरीके से पहुंचा रही हैं। और इतने साल हो गए स्टील मिल को, वहाँ पे मुबैना तौर पे आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हम बल्कि रिपोर्ट भी करते हैं कि मुबैना तौर पे स्टील मिल से जो है वो सरिया चोरी किया जा रहा है, मुसलसल जो है वो इस तरीके से चोरी किए जा रहे हैं मामलात। PIA की अगर बात करें, वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उसमें जो है वो बीच में जिसे हम कहते हैं कि कट मार रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें वाकई जो वर्कर है, जो मुलाजमीन है, उनकी तरफ से ये किया जा रहा है और इसमें हुकूमत की सरपरस्ती भी शामिल है मुबैना तौर पर? मेरे ख्याल है ये गैर जरूरी हम ऐसी चीज में उलझ जाते हैं कि एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने से अब हमें ऐसे लगता है कि इंस्टेड शाहरुख भाई हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें पॉजिटिव देखने की जरूरत है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो उसके अंदर अब स्टील मिल ऑलरेडी चल ही नहीं रही है, और चल नहीं रही है तो उसके अंदर बचा क्या है, उसके अंदर अब चोरी क्या हो सकती है, नुकसानात ही नुकसानात हैं। और उसके अंदर असल इश्यूज उसकी रियल स्टेट, उसकी लैंड और उसकी होल्डिंग्स की हैं। तो सिर्फ ये इसको हम लिमिट स्टील मिल तक ना करें, इसके अंदर कुछ कोताहियां भी होंगी, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है। जिस तरह आज इतनी अच्छी खबर हमने सुनी कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होनी शुरू हुई है, हमें वो दिन देखे थे कि जहां पे हजारों कंटेनर पोर्ट पे खड़े हुए थे और उस पोर्ट पे खड़े हुए कंटेनर्स को क्लियर कराना एक महाल था, और हमारी और स्टेट बैंक की रोज लड़ाई होती थी कि जनाब कि ये आप इस ट्रेड को पहले डॉलर दे दें, दूसरी ट्रेड को पहले दे दें। और आज सिचुएशन ये है कि हमें आगे बढ़ना है। तो हम ये समझते हैं कि बिफोर अब इस चीज के कल्चर से ही हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम आगे बढ़ाएं और उसको पॉजिटिव देखें, और जो चीज पाकिस्तान के मफाद में है उस चीज को तेजी से लेते हुए हमें मूव फॉरवर्ड करने की जरूरत है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर हम इन्हीं चीजों में उलझ जाएंगे कि कोई इसमें स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा कि जी ये दुरुस्त था, कोई कहता है कम दुरुस्त था, कोई कहेगा नहीं दुरुस्त है। तो हमारी ख्वाहिश इसमें यह है कि अब पाकिस्तान के टेक ऑफ का टाइम है, इस वक्त बेहतरीन हालात इस लिहाज से हैं कि आगे कारोबारी हालात बेहतर नजर आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है, काफी अरसे से डॉलर की प्राइस स्टेबल है। इसी तरह आगे जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा बजट का डेफिसिट है, वो उसमें फर्क आया है। ऑल्दो हमारे पास चैलेंजेस हैं कि हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल के, उसके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, FBR में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन हमें पॉजिटिव अब देखने की जरूरत है। अब हमारे को बैकयार्ड पे या कोई डार्क पिक्चर की बजाय हमें पॉजिटिव लेके चलना। बिल्कुल, मैं जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर भी आपसे सवाल करूंगा। शबीर साहब, मैं पहले फारूक साहब से एक सवाल कर लूं। फारूक साहब, ये फरमाइएगा, आर्मी चीफ साहब का सख्त मौक़िफ़ है कि स्मगलिंग और जो भी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा रही हैं उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी जो मुबैना तौर पे स्मगलिंग की जा रही है और पाकिस्तान की जो है वो स्मगलिंग के थ्रू जो है वो चीज़ें पाकिस्तान आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने भी जो है वो इसकी जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो रखी हुई है, मगर जो निचला तबका है वो अभी भी इस तरीके से मुबैना स्मगलिंग में जो है मुलव्वस है। उसके ऊपर आप लोग सब मिल के, बिजनेस कम्युनिटी, हम सब मिल के किस तरीके से काम कर सकते हैं कि स्मगलिंग जो है वो रोकी जा सके, क्योंकि इससे मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शाहरुख भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे साथ। और मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में कहते हुए मुझे वो कोई वो नहीं है कि मुल्क देखें जितने भी इंटरेस्ट पॉइंट है सबके ऊपर कौन बैठा हुआ और स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी गई आज तक। हमारी ये जो फोर्सेज एजेंसी हैं ये क्यों वो कर रही हैं। ईरान से तेल आ रहा है, आज तक स्मगल हो रहा है, और बाकी एयरलाइन एयरपोर्ट देख लें, सी पोर्ट देख लें, सब जगह रोकी जा सकती है। लेकिन अगेन यही कि हमारा जब तक ये लोग सिंपैथी से ऑनेस्टली इस काम पे नहीं लगेंगे तो उस वक्त तक नहीं हो सकता। देखिए, हमारे इदारे जब तक सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बिजनेसमैन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक ये ऐसे ही होता रहना है। हर कोई ये कहता है कि हम शॉर्टकट मारे, इस शॉर्टकट को किसी तरह हमने खत्म करना है।
ये शॉर्टकट जब खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि फारूक साहब हम देखते हैं कि फोन की स्मगलिंग हो एयरपोर्ट के थ्रू वो पकड़ी जाती है, एक दो केसेस जो है वो पकड़े जाते हैं, जाहिर सी बात है कि और अगर एक दो केसेस पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुसलसल ये चीज़ें चल रही हैं तो एक दो केसेस पकड़े गए। और उसी के साथ साथ डीजल की स्मगलिंग की बात करें, दीगर जो गुड्स की अगर हम बात करें तो वो भी स्मगल हो रही है, जो है वो कोयटा से आ रही हैं चीज़ें, अफगानिस्तान से आ रही हैं चीज़ें, तो इससे मुल्क की मईशत को जो है वो तबाह करने में ये चीज़ें स्मगलिंग मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वजह है। आप लोग भी क्योंकि हाईअप्स के साथ बैठते हैं तो किस तरीके से आप लोग ये मिल के पॉलिसीज़ जो है वो बना रहे हैं और उनका क्या कहना है कि किस तरीके से इसके खिलाफ खास तौर पे स्मगलिंग के खिलाफ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं? शारिक साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो नए हमारे आर्मी चीफ आए हैं इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली इस पे वो डिसीजन लिया और बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी। लेकिन अगेन बात ये कि ये बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं, इनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफी हद तक ये सुधर गई हैं लेकिन स्टिल अभी हो रहा है, तो टाइम तो देखिए इसमें लगेगा। आप अगर वही मैं अगेन आप डीजल और ईरान बॉर्डर की बात करूं तो आई थिंक के 50% तो उस पर मोर देन 50 और 50 कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं, ऑब्वियसली हम बैठते हैं, वो भी गवर्नमेंट के इदारे भी थोड़े से मजबूर हैं, कहते हैं जी हम क्या करें, जाहिर है इनको रोजगार देना है। बलूचिस्तान आपका जो सूबा है ये टोटली बेरोजगार इस वक्त बैठा हुआ है, वहाँ के लोगों को रोजगार देना है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। तो थोड़ी सी आंखें बंद की हुई हैं, सच्ची बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये आंखें बंद की हुई हैं थोड़ी सी, वो पॉलिसी के तहत है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो जाएगी। और अगर ये हो गई तो अगेन मुल्क जो है बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। बिल्कुल। शब्बीर साहब से मेरा ये सवाल है, शब्बीर साहब किस तरीके से ये चीज़ें स्मगलिंग खास तौर पे उसको जो है वो रोका जा सकता है? आप लोग की तरफ से क्या जो है वो तरतीब पेश की गई है कि इस तरीके से स्मगलिंग को रोका जा सकता है? क्योंकि जो भी गुड्स और दीगर चीज़ें मंगवाई जाती हैं वो भी कोई ना कोई बिजनेस पर्पस के लिहाज से ही मंगवाई जा रही हैं, कोई मंशियात तो नहीं है, वो भी बेचने के लिए पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है, वो भी बिजनेस कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते होंगे जो इस तरीके से स्मगलिंग की चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो आप लोग उनकी निशानदेही किस तरीके से कर रहे हैं बतौर FPCCI या बिजनेस कम्युनिटी एक तरीके से? शाहरुख भाई, आपने बहुत ऐसा सब्जेक्ट टच किया है जो विच इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तानीज के बहुत ज़्यादा तकलीफ है हर उस आदमी को जो लेजिटिमेट कारोबार करता है। हर उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर स्मगलिंग होती है उसके अंदर रेवेन्यू का लॉस होता है, उसमें प्रॉफिट्स के अंदर लोग अंडर डिक्लेयर करते हैं, लोग मिसयूज होता है, पैसे की हवाला हुंडी के मामला होते हैं। ये ऐसा विशियस साइकिल है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान को नासूर की तरह बहुत शदीद नुकसान हमेशा से पहुंचा है। लेकिन इसमें हमारा जो मौकफ है या हमारे को ये तो हम सबको इस बात का इदराक है कि इसके अंदर काफी सीरियस चैलेंज है, मगर अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि हम कोई भी चीज एनफोर्समेंट से नहीं कर सकते, हम डंडे से नहीं कर सकते। हम वही चीज हम इम्प्लीमेंटेशन लॉज की, रेगुलेशन की, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन से बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम को पॉजिटिव देखना चाहिए, बल्कि इस पे स्पेशली हम एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि उसके अंदर स्मगलिंग के अंदर के एक चीज है जिसको हमें पब्लिक डिबेट में लाने की जरूरत है कि इसको रोका कैसे जाए जी। क्योंकि इवेंचुअली अभी आपने इत्तेफाक से जिक्र कर दिया ईरानी डीजल का या ईरान से आई चीजों का या अफगानिस्तान से दूसरी चीजें पोर इन हो जाती हैं, तो हमारे को इसका सोल्यूशन है सारे जो जितने भी हमारे जो है वो नेबर कंट्रीज हैं उन सब जगहों से इस वक्त जो है वो जो स्मगलिंग है वो चल रही है। तो मैं उसी में गुजारिश करूं कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि हम इसको एडवोकेट कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी, और हम बजट में भी इस चीज की प्रपोजल दे रहे हैं। शायद इसमें बहुत सारे हमारे कारोबारी लोगों को भी बात पसंद ना आए, बहुत सारे उन लोगों को पसंद ना आए जो कि ये इम्प्लीमेंट ना करना चाहें, वो है जीरो कैश पॉलिसी। हम इसको एडवोकेट करने की तरफ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाए, कैश की ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाए और दूसरे एंड पे FBR को कहा जाए कि आप लोगों को सहूलत दे, ना कि आप FBR उसमें रुकावटें पैदा करें। मैं जीरो कैश पॉलिसी की एक मिसाल आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और वो जीरो से वो ये है कि जैसे ईरानी डीजल आ गया, वो मैंने या मेरे जैसे किसी या पेट्रोल ने अपने किसी गाड़ी में डलवाना होगा,
वो डलवाने जाएगा तो उसके पास डलवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2-3 मैकेनिज्म होंगे। आइदर ऑनलाइन की कोई पेमेंट होएगी, या वो क्रेडिट कार्ड लेगा, या अपने मोबाइल से इजी पैसा, जैज और दूसरे तरतीब से उसको पैसे देगा, या दूसरे वो उसके अंदर तरीकों से पे करेगा। जब वो पे करेगा तो जो भी पेट्रोल पंप का ओनर है उसके अकाउंट में आ जाएगा। अब मेरे कोलीग्स यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछें कि क्या ये नेक्स्ट टाइम मुमकिन होगा कि अगर वो उसको हवाला हुंडी करना भी चाहे, वो कंज्यूमर से पैसे लेने के बाद क्या उस पैसे को कोई आदमी हवाला हुंडी कर सकता है? नामुमकिन है। कोई आदमी अगर स्मगलिंग से कोई मिस डिक्लेरेशन करके कोई प्रोडक्ट मंगा लेता है पोर्ट से या दूसरी जगह से, उसको आखिर में बाजार में बेचनी है, और अगर वो बाजार में बेचेगा और सारे पैसे बैंक में आएंगे किसी न किसी चैनल से, तो वो बैंक में आने के बाद वो बैंक के बाहर नहीं जा सकेंगे। वो गैर जरूरी तौर पे गलत अंडर इनवॉइसिंग नहीं हो सकेगी, मिस डिक्लेरेशन नहीं हो सकेगी, चीजें उससे बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसको हम लोग शायद आने वाले दिनों में रियलाइज करेंगे, और हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी दे रहे हैं उसके ऊपर, वो है 520 से 30 बिलियन डॉलर का जीडीपी साइज है पाकिस्तान का। वेयरएज जो रिपोर्ट किया जाता है वो सिर्फ 370-380 बिलियन के करीब है। अगर जीडीपी का साइज बड़ा हो जाएगा तो टैक्स टू उसके रेशियो के अंदर बेहतरी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी सेल टैक्स की कलेक्शन बेहतर आ जाएगी। हमारे जो कौमी इदारों के दूसरे लोग हैं, इतनी बड़ी जीडीपी में जंप आने के बाद हम टॉप 22-23 इकोनॉमी के अंदर गिने जाएंगे। इंटरनेशनली भी हमें बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट मिलेगी और हमारी चीजें भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। और ये जितनी चीजें अंडर द टेबल, शायद शुरू में इसके रिफॉर्म्स के अंदर लोगों को कुछ मुश्किलात आए, लेकिन हमें इसको एक पब्लिक डिबेट करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान अब नेक्स्ट लेवल पे जाए, ना कि हम अभी तक इस बात में उलझ जाएं कि पिछला वाला गलत था या उससे पिछले गलत है या ये यूं होता। हमें एक दूसरे पे उंगलियां उठाने की बजाय कोई चीज बेहतरी ही होनी चाहिए, और पाकिस्तान का हाई टाइम है कि पाकिस्तान फ्लाई करे। अच्छा, कस्टम की अगर हम बात करें, कस्टम में जो है वो एक और केस सामने आया था जिसमें हर तरीके से तरीकेकार जो है वो पाकिस्तानी जो है वो निकाल लेते हैं करप्शन करने का, जिसमें एक केस अभी सामने आया था कस्टम में, जिसमें देखा गया था कि व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए कस्टम क्लियरेंस जो है वो की जा रही थी, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने किया था। उसमें भी जो है वो उसके इफ्तिताह हो गया, इफ्तिताह के बाद फिर उसमें जो है वो करप्शन शुरू हो गई। हालांकि उसको डिजिटलाइज किया गया था, जैसे कि आपको मैं आपको बताऊं, और आपको भी अभी इल्म में होगा कि मीडिया में भी खबरें चली थी, उसमें भी करप्शन जो है वो चल रही है व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। और बकाया तौर पे एफआईए ने ये मैसेजेस जो है वो पकड़े और उनको जो है वो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी हुआ। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से रोका जा सकता है? डिजिटलाइज भी अगर हो जाए चीज़ें तब भी करप्शन इस मुल्क में किस तरीके से रुक सकती है? सर, मैं गुजारिश करूं कि अगर 1 मिनट के लिए तस्वर कर लिया जाए कि व्हाट्सएप पे हो रहा था, लेकिन पेमेंट ट्रांसफर कल को अगर किसी को गलत काम की दी जाएगी तो कोई दुनिया में मौजूद नहीं है कि इलीगल पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर्स में ले सकेगा। कोई मौजूद नहीं है, वो कैश से ही ट्रांजैक्शन होती है। किसी को अगर आपने वो सेटिस्फाई करना है, वो अंडर द टेबल कैश होता है। कोई भी ऑफिशियली अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करेगा यार कि ये रिश्वत के पैसे हैं आप ले लीजिए। तो इस चीज को रोकने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, और जो आदमी उसका बेनिफिशियरी है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो उसके अंदर बिजनेसमैन है या कोई और वजह है, तो वो उसके कोई अगर फायदे उठाना चाहता है तो उठा नहीं सकेगा। हम किसी को अब ब्लेम और एक्यूज करने से स्टेज से आगे चलें और रिफॉर्म्स को करें। एक पुराना वक्त था, हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त एक पीटीसीएल के वो होते थे, टेलीफोन लगते थे, और पीटीसीएल का टेलीफोन लगवाने के लिए पाकिस्तान भर में बड़ी से बड़ी सिफारिश लगती थी और उसमें कोटा मिलता था गवर्नर हाउस का, दूसरे लोगों का। अब वो वक्त गुजर गया। अब गली गली में जब वो मिल जाता है, उस वक्त उसके अंदर काफी ज्यादा जब अवेलेबिलिटी मुश्किल थी तो उसमें प्रॉब्लम थी। अब गली गली में अवेलेबल है, रोड पे खड़े होके आपको सिम कार्ड मिल जाता है, टेलीफोन मिल जाता है, तो कोई आदमी नहीं आता है कि जी के उसके अंदर कोई किसी किस्म की करप्शन की शिकायत करे। तो बात यह है कि अपने निजाम में बेहतरी लाने की जरूरत है, ना कि हम किसी इंडिविजुअल किसी पॉलिसी के अंदर हम बेहतरी लाएं, किसी स्पेसिफिक इदारे को या स्पेसिफिक एक सर्कल को क्वेश्चन करें। अब हमारे को आगे बढ़ना है और इस चीज से कतई नजर पाकिस्तान को हम आगे लेके जाएं। पिछली बातों में जाएंगे तो उलझ के रह जाते हैं, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा शबीर साहब, एक आपने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कमी आई है और पाकिस्तान में अब पैसा जो है वो बाहर निकलेगा, और एक वजह पाकिस्तान में
जो मईशत की अनस्टेबिलिटी है वो है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किस तरीके से मार्केट में आ सकती है, और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया मगर दीगर जो बिजनेसेस हैं उस पे पैसा इन्वेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट होगा? और क्योंकि बिजनेस की अगर हम बात करें और इवन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बात करें तो 2018 से लेके 2025 है, उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन की जो है वो लोग पैसा नहीं लगा रहे, खरीद जो है वो कुव्वत खरीद लोगों की नहीं है। किस तरीके से मईशत बेहतर हो रही है सर, ये समझ से बाहर है। यकीनन आपने सही बात की निशानदेही की है कि एक तो हम इंटरेस्ट रेट पे अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को है, जिसकी वजह से अवाम पाकिस्तान को है। मैं इस चीज के अंदर क्लैरिटी से आपको बात शेयर करूं कि एक इंटरेस्ट रेट का 1%, सिर्फ 1% रेट कम होता है तो हुकूमत पाकिस्तान 260 से 70 अरब रुपए की बेनिफिशरी होती है, जो कि अवाम के ऊपर 270 अरब रुपए के टैक्सेस के बोझ में कमी आती है या शॉर्टफॉल में कमी आ रही है। तो 1%, और क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोरोइंग तमाम कमर्शियल बैंक से इस वक्त करीब 90% के करीब वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान की है, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए टैक्सेशन लगती है, तो ये एक विशेष सा साइकिल है जो चलता है। तो ये इंटरेस्ट रेट का कम होना पाकिस्तान के मफाद में है, हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन ये फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखते हुए ही बेहतरी मुमकिन है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगी। जहां तक आपने दूसरे इशू के बारे में बात की कि कंस्ट्रक्शन से मुतालिक या ब्लैक मनी को वाइट, तो अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि अगर मेरे पास कोई कैश पैसे ही नहीं होंगे, अगर मैंने डिजिटलाइज की तरफ अगर जाए बिल्कुल तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। मैं फारूक साहब से जो है वो सवाल कर लेता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। फारूक साहब फरमा दीजिएगा कि किस तरीके से मईशत बेहतर हो सकती है। फिश की रिपोर्ट तो दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मगर इन्वेस्टमेंट जो बात है, आवाम को अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स जो है वो आएंगी, आवाम को सहूलत मिलेगी। सिर्फ बेहतरी की जो है वो दलील देना कि बेहतरी आ रही है मगर अवामी निचली सतह पर उसका जो है वो इम्पैक्ट ही नजर आए, तो ऐसी बेहतरी का क्या फ़ायदा है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाहरुख भाई, बेहतरी आ रही है लेकिन उस हद तक नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। आएगी किस तरह? जिनके पास ब्लैक मनी है वो बाहर निकालें, और जब तक ये पैसा, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग तो डरे हुए ब्लैक मनी कैसे निकाले, ब्लैक मनी निकालेंगे तो उनके ऊपर केसेस जो है वो चल जाएंगे। तो मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि आज भी आपका ब्लैक मनी जो है दूसरे मुल्कों में लगी हुई, दुबई में सारी इन्वेस्टमेंट किसकी है? ये ऑब्वियसली हमारे जो नॉट बिजनेसमैन इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं बाहर करता। क्यों? कि बिजनेसमैन वाहिद एक वो है पाकिस्तान का स्टेक होल्डर कि जो जिसकी एक इंडस्ट्री होती है उसके पास थोड़े से पैसे जमा होते हैं, वो दूसरी की तरफ जाता है। लेकिन हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इदारे हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, वो क्या करते हैं, अगर यहाँ उनको पकड़ा होती है तो वो अपना पैसा बाहर ले जाते हैं। इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट को, इदारों को अपने इन इदारों पे चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि भाई एक बंदे की अगर 20 लाख रुपया तनख्वाह है तो वो 10 करोड़ का प्लॉट इसने कैसे ले लिया, किस तरह बाय कर लिया। तो ये ब्लैक मनी जब बाहर आएगी, इंडस्ट्री लगेगी और इस पे वो होगा तो ऑब्वियसली ये पकड़े जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिजनेसमैन देखिए, लोग कहते हैं, दूसरा एक चीज और बता दूं शाहरुख भाई मैं, कि बिजनेसमैन और इदारों में जब तक फ्रेंडली माहौल नहीं होगा, ये इदारे बिजनेसमैन को एज ए वो स्टेक होल्डर नहीं समझे, वो समझते हैं कि बिजनेसमैन आज तक बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो सहूलत दी जाएगी जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी। अगर उनके ऊपर जो है वो इस तरीके से दूरबीन की तरह नजरें रखी जाएंगी तो जाहिर सी बात है चीजें जो है वो बेहतरी उसमें नहीं आ सकती। रिलीफ जो है वो देना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो लग सके। बहुत शुक्रिया फारूक खक्कर साहब आपका, शबीर मुंशा साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के दावे जरूर हो रहे हैं और फिच जैसी आलमी एजेंसी जो है वो की रेटिंग भी हौसला अफजा है, लेकिन ये सच भी अपनी जगह आम आदमी आज भी महंगाई और बेरोजगारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें बेहतरी की जो है वो जरूरत है। अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।